लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है जनाब कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार भी अदा कर रहे होंगे। कोई भी मुआशरा अफराद से मिलकर ही बनता है और जब तक अफराद तब्दील नहीं होते मुआशरा भी तब्दील नहीं होता। हम सब मुआशरे की तब्दीली की बात तो करते रहते हैं लेकिन खुद को तब्दील नहीं करते। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं लेकिन अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनको हमें खुद देखना चाहिए। दूसरों की खामियों के हवाले से तो हम फौरन जज बन जाते हैं लेकिन जब अपनी खामियों की बात आती है तो हम सबसे बड़ा वकील हम में से कोई भी नहीं होता। मौला अली का एक कॉल है और आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी कि उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नज़र ना आती हो। इसलिए जनाब अपनी गलतियों को तस्लीम करना और उन गलतियों को सही करना सीखिए। हम बदलेंगे तो हमारा मुआशरा खुद ब खुद बदल जाएगा। मौसम के अंदाज खूब बदले बदले से हैं। सूरज कहर बरसाता हुआ हमें दिखाई देता है तो हब्स जीना हमारा मुहाल कर देती है। दोपहर के वक्त चलने वाली गर्म लू हमारी स्किन तक झुलसा देती है और जब गर्मी का मौसम आता है तो हमारे स्किन के मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। मौसम की शिद्दत से स्किन की जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और जिस्म में पानी की कमी की वजह से भी स्किन का निखार मांद पड़ने लग जाता है। और ऐसे में ईद की आमद किसी इम्तिहान से कम नहीं है, खास तौर पर हमारे लिए। और आजकल हर किसी को एक ही फिक्र है कि ईद की आमद से पहले हम स्किन के मसाइल से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं और स्किन को किस तरह हम फ्रेश रख सकते हैं। तो जनाब इन सब मसाइल का हल पूछने के लिए हमने एक ऐसी मेहमान को आज अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और कई सालों से इस शोबे से वाबस्ता भी हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं कुरतुलैन है, सदर है पाकिस्तान ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक एसोसिएशन की। कुरतुलैन आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का और बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल्स पे आके। पीटीवी में मैंने बहुत साल काम किया, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अब जैसे हम देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है और बाहर लू चलती है तो इसमें सबका एक ही सवाल होता है कि हम किस तरह गर्मी से बच सकते हैं और अपनी स्किन को किस तरह हाइड्रेटेड रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं कि हमारी स्किन खराब ना हो। क्या इसके हवाले से हम कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि बेशक ब्यूटी इंडस्ट्री या पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल बहुत हाई है लेकिन पीपल डू नॉट नो द इनिशियल ब्यूटी। लोग समझते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं कि जब इनिशियल ब्यूटी की बात होती है तो हमें सबसे पहले अपनी स्किन के मॉइस्चर जो है उसको बरकरार रखना होता है। तो मैं समझती हूँ कि पानी का इस्तेमाल, जैसे कि गर्मियाँ हैं तो कम से कम आपको 20 ग्लासेस और जब हाँ बिल्कुल अगर के आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है या कोई और साइड इफेक्ट नहीं करता वाटर, तो यू हैव टू टेक आपको 20 ग्लासेस जो हैं वो पानी के लेने चाहिए। ठीक है। वाटर इज अ मैजिक वर्ड इन ब्रॉड येट नॉट इन पाकिस्तान। जो पहला अलमिया है वो पाकिस्तान के अंदर यही है कि हम लोग जो हैं अपनी डाइट के इंटेक्स को नहीं देखते। जब बॉडी के इंटरनल में जब वाटर होगा तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन की टुवर्ड्स भी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दिन को काम करती है हमारी बॉडी, रात को काम करती है हमारी स्किन। और जैसे मोटर जो है वो पानी फेंकती है इसी तरह हमारी बॉडी का पानी जो है वो स्किन की तरफ जाता है। अच्छा। इसीलिए बाहर के मुल्कों में रिकमेंडेड की जाती है नाइट क्रीम और एक लफ्ज़ है CTM। ये बहुत ज़रूरी है। C का मतलब है क्लिनजिंग, T का मतलब है टोनिंग और M का मतलब है मॉइस्चराइजिंग। ठीक है। क्लिनजिंग टोनिंग ये रात को आप लोगों ने लाजमी करना है हमने। आप डेली जो है अपनी स्किन के लिए 5 to 10 मिनट्स जरूर निकालें। ठीक है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और जहाँ तक ताल्लुक है पानी का उसको कम लिया जाता है। हार्श वेदर है, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट में आ चुकी हैं जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो इतना चेंज हो चुका है कि हमारे AC जो हैं हमसे पानी सारा दिन हमारी बॉडी से वाटर ले रहे होते हैं। फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो हीटर जलते हैं कमरों के अंदर, जितना भी है लोग उस पर वाटर भी नहीं रखते या कुछ ऐसा काम नहीं करते, तो वो पानी जो है वो हमारी सारा स्किन से जा रहा होता है, बॉडी के अंदर से जा रहा होता है।
तो सबसे मेन चीज है वाटर, उसके बाद है हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अपनी डाइट मतलब अच्छी रख लें, खाना पीना और ये सारी चीजों को बिल्कुल अच्छा रख लें। डाइट को आप कंट्रोल करें और एक आप मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल दूसरा करें। हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो है स्किन प्रोडक्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं, स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा पार्लर्स का भी रुख कर रही हैं, ट्रीटमेंट्स भी ले रही हैं। तो अगर घर में रहकर बहुत सी ख़वातीन ने अपनी स्किन को ट्रीट करना है और सही तरीके से फ्रेश रखना है तो क्या कर सकती हैं वो इस हवाले से? बिल्कुल, हमारे जो व्यूवर्स हैं इनमें दो किस्में होती हैं। ठीक है। एक प्रोफेशनल लोग होते हैं जो सैलून्स तक जाते हैं, एक वो लोग हैं जो घरों में बैठी हमारी माओ बहनें बेटियां हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और वो नहीं जा सकती और उनके साथ जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं एक छोटा सा काम बताऊंगी एंड वेरी हेल्पफुल। जो फल आप खाते हो ना, ठीक है, वो फल थोड़ा सा मैश करके ना, हाँ, तो अपनी स्किन पे लगाएं। जो फल आप खाते हो, मतलब उसका मास्क बनाकर, मास्क नहीं बनाना, आपने ऐसे ही मैश करना है, अपने ठीक है। साफ हाथों से मैश करें, अपनी स्किन पे लगाएं। ठीक है। उससे ये होता है कि फलों के जो सीट्रस है ना, वो एक तो आपकी स्किन टोन को बैलेंस करते हैं, दूसरा दुनिया के अंदर जितनी भी स्किन की प्रोडक्ट्स हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो टॉप की प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर अंगूर और अनार का इस्तेमाल है। ओके। जो हमारी फर्टेलिटी जो है हमारे मुल्क की, हम समझते हैं कि हम उससे इतना फायदा उठा सकते हैं कि कोई कंट्री इस तरह फायदा नहीं उठा सकता। कि कोई भी फल पकड़ के और जो भी आप खा रही हैं वही पकड़ें और कर लें। इसके बाद ककम्बर है, इसके बाद घर के अंदर बहुत सारी एलोवेरा जेल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू स्किन। ये अगर देखें कि अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ठीक है, तो हम ककम्बर और रोज वाटर का इस्तेमाल करें। ठीक है। अगर हमारी ड्राई है तो एलोवेरा का इस्तेमाल करें। घर के गार्डन में, किचन में, तो हर घर में मौजूद होती है एलोवेरा, बिल्कुल। और ये चीजें होती भी हैं और आप उसका इस्तेमाल करें। और दूसरा है कि एक बहुत आसान सा मैं आपको मास्क का तरीका बताती हूँ। मुल्तानी मिट्टी हर जगह से मिल जाए, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। हाँ। उसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करें। अच्छा, इसमें भी अब 2-3 किस्में आ रही हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। स्किन टाइप किस तरह की है उसी हिसाब से रटलाइजेशन नहीं है, यानी कि अगर आप कहें कि आपको एक ही मास्क सूट करेगा तो एक मास्क सूट नहीं करता। जैसे डिहाइड्रेटेड स्किन है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर और थोड़ा सा सॉल्ट। बाहर के मुल्कों में पता क्या सपा सॉल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, सी मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। देखिए, घर के अंदर एक छोटी सी मसाल है, अगर मछली को या आप गोश्त को नमक लगाती हैं तो क्या होता है, पानी छोड़ता है। बिल्कुल। आपकी अपनी पानी जो है वो आपको हाइड्रेट करती है। मेन चीज है कि जब आपकी एक और चीज अल्लाह ताला ने जो बॉडी की पसीना है इसको प्रोटेक्शन दी है बॉडी की, ठीक है, कि आपकी स्किन को और आपकी बॉडी को पसीना जो है वो प्रोटेक्ट करता है गर्मी के मौसम के हालात से, और हम लोग पसीने की तरफ आते ही, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इनफ वाटर होगा तो वो जरूर हमारी स्किन पे भी आएगा, हमारी बॉडी पे भी आएगा। मेन चीज है, जापानीज की स्किन देख लो, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन स्किन है। बिल्कुल क्यों? ऐसी है। वो हॉट वाटर पीते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली बार ठंडा पानी पीना। आपको पता है स्टमक का जो टेम्परेचर है, जब तक वो बॉडी टेम्परेचर पे नहीं पानी को लेके आता वो आगे इंस्टेंटाइनल में नहीं बेचता। ये तो एक बात होगी ना कि हम लोग एक तो प्रोडक्ट्स इस तरह के यूज कर रहे हैं, तो दूसरा हमारे डाइटरी हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब हो गई, दूसरी हम अपनी स्किन के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे होते वो हमारी स्किन को कितने नुकसानदेह बना देते हैं। देखें, हर इंसान का पीएच लेवल सेम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि जो स्किन के आप समझती हो कि एक पीएच लेवल 5.5 है स्किन का, हर बंदे का सेम नहीं है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। हम टोटके भी एक ही तरह के इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर स्किन के पीएच लेवल और उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। किसी चीज की प्रॉपर्टी ड्राई है, किसी चीज की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा डाउन है, तो आपको अकॉर्डिंग टू स्किन और रिकमेंडेशंस कि आपने कौन सा टोटका इस्तेमाल करना है। फल का टोटका एक ऐसा टोटका जो साइड इफेक्ट नहीं करता, वो सारे यूज कर सकते हैं, वो हर कोई यूज कर सकता है। वो किस भी टाइप का हाँ जी, बंदा हो। एक्नी स्किन के लिए भी होता है ना कि
बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना, आपके स्पीशियस ग्लैंड जो एक्टिवेट हो जाते हैं तो एक्नी काज करते हैं। ओके। तो मसाज नहीं करना बहुत ज़्यादा, बड़े नरम हाथों से आप अपनी स्किन को डील करना है। और पाकिस्तान के अंदर मैं समझती हूँ कि अब अवेयरनेस आ रही है और हमारे लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हो रहे हैं और पानी का इस्तेमाल बार बार मैं कहूँगी कि करना है और अपने आप को पसीने की तरफ भी लाना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और रेड मीट का इस्तेमाल कम करें। और दुनिया के अंदर सपा सॉल्ट्स जो हैं बॉडी के लिए, सपा के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में सी मिनरल्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज जो होती है ये बहुत जरूरी है कि आप देखें अपने घर की, सुबह उठते डस्टिंग करते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी स्किन की भी डस्टिंग की? हम लोग वो समझते हैं कि आपने अपनी स्किन को आप समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किन के जो पोर्स है जैसे मैं इसी तरफ आने लगी थी कि पोर्स बिल्कुल। आजकल बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं और लड़कियां शिकायत करती हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही है, डेड स्किन हो रही है। तो पोर्स को किस तरह हम श्रिंक कर सकते हैं? हाँ जी, पहली तो ये बात कि पोर्स को हम वही बात के बंद नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स आते हैं ड्यू टू एनवायरनमेंट, जैसे डस्ट गिरती है, वो पोर्स खुले हैं, वो हमारे जाती है। तो मेन चीज है कि पोर्स की टाइटनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। और वो टाइटनिंग कैसे कि हमारा वे ऑफ स्टाइल बहुत गलत है। हंडिया बुनी दरमियान में मुंह रख लिया, वो ये है कि सारी स्टीम हमारे मुंह पे, नाक पे, इन जगहों पे आती है। उसके आने से क्या होता है कि पोर्स जो है वो खुल गए। फिर उसके बाद हम नॉर्मली कोई पानी ठंडा या कोई इस तरह की आइसिंग नहीं की, कुछ इस तरह का नहीं किया, तो उसके बाद ये होता है कि हमारे जो प्रॉब्लम है ना वो बढ़ते हैं। तो बेहतरीन हल है कि अगर आप हंडिया या आप खड़े होकर स्टीम लेते हो, शावर लेते हो, तो उसके बाद अपना नॉर्मल पानी अपने चेहरे पे डालें ताकि पोर्स की टाइटनिंग हो। और उसके साथ ये होता है कि आप जब हो जाते हैं पोर्स, तो मेरे ख्याल में और अक्सर मैंने देखा है कि पोर्स की टाइटनिंग के लिए लड़कियां आइसिंग भी करती हैं, ये है फायदेमंद है? बिल्कुल आइसिंग है पोर्स को टाइट करना। लेकिन आप एक और चीज भी मैं यहाँ कहूंगी, आई डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि देखो पोर्स टाइट करें तब जब आपकी इम्प्यूरिटीज निकल चुकी हो। बाज लोग पता है क्या करते हैं कि पोर्स की टाइटनिंग करती, इम्प्यूरिटीज जो है अंदर ही थी फंसी हुई, वो वहीं की वहीं फंसी रह गई। लेकिन ये बात है कि आपके घर के अंदर आपके पील ऑफ मास्क जो हैं इसको हेल्प देते हैं, या आजकल एक सलोन्स के अंदर वैक्यूम सकिंग है, हाइड्रा फेशियल्स हैं। हाइड्रा फेशियल भी इसी तरह से वैक्यूम करते हैं, आपकी इम्प्यूरिटीज को सक करते हैं और हाइड्रेट भी करते हैं। ठीक है। तो ये है कि कुछ जब इनिशियल बात होती है तो वो इनिशियल रहती है, और जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो वो बीमारी की सूरत में आती है। कि जैसे आप हम कह दें कि आइसिंग कर रहे हैं जी, आइसिंग तो हो गई, पोर भी टाइट हो गए, लेकिन उसके अंदर इम्प्यूरिटीज फंसी हुई हैं, उसके अंदर ब्लैक हेड्स हैं, बन जाएगी और ये सारी चीजें बन जाएगी। वो देखिए ना, स्पीशियस ग्लैंड जब एक्टिव होते हैं तो सीबम निकलने के लिए जगह जो है ना वो नहीं मिलती, फिर एक्नी बनते हैं। तो बेहतरीन हल है कि अपनी स्किन को नेचुरल वे से लेके चलें और आप हर काम को एक सिस्टमाइज्ड करें। ठीक है। और जैसे आजकल आपने भी बात की कि हाइड्रा फेशियल्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, ये हमारी स्किन के लिए कितना है, और अगर हम ले भी रहे हैं हाइड्रा फेशियल तो कितने अरसे बाद हमें लेना चाहिए? पहली तो ये बात है कि मैंने कहा कि देखो कि हर बंदा हाइड्रा तक नहीं पहुंच सकता। एग्जैक्टली, हाँ। अब एक क्लास है जो हाइड्रा की तरफ आ भी रही है, हो भी रहा है। अब हाइड्रा में ये चीज है, व्हाट इज हाइड्रा? हाइड्रा से आपको पहला ही जो आपको मीनिंग समझ में आएगा, इट्स मीन्स वाटर। वाटर, ठीक है। अब थेरेपी विद वाटर, अब क्या करता है इसमें जो इसके जो 4 सिस्टम्स हैं, इसमें एक सिस्टम ऐसा है जो आपकी स्किन की सबसे पहले थोड़ी थोड़ी मसाजिंग करता है, फिर उसके बाद आपके ऐसे सिस्टम है जैसे जस्ट लाइक इन माई एज 60+, तो वो लिफ्टिंग करता है। ठीक है। ठीक है। अब उसमें लिफ्टिंग भी है, उसमें सकिंग भी है, उसमें इम्प्यूरिटीज को खींचना है। अच्छा, व्हाई इज हाइड्रा नेसेसरी? इसलिए कि हाइड्रा के अंदर जो एक चीज मैं समझती हूँ, मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि अगर हम 10-in-1 के एक फंक्शन से हम वैक्यूम सकिंग करवाते हैं ना, तो विदाउट वाटर होता है। वो ये होता है कि हमारी स्किन को साथ साथ वाटर नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये है कि काम भी लेकिन प्यार से। ठीक है। ये साथ साथ पानी भी दे रहा होता है स्किन को, और साथ साथ आपकी क्लेंजिंग भी कर रहा होता है, और आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को भी
खींच रहा होता है। तो क्या हाइड्रा भी हर कोई जिनकी भी स्किन टाइप जिस तरह की है वो करवा सकते हैं? डिफरेंट स्किन टाइप्स। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रा भी डिपेंड्स करता है अकॉर्डिंग टू स्किन। अच्छा कि ठीक है। देखें कि अब मैंने कहा कि मेरी जैसी एज 60 प्लस को तो लिफ्टिंग ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। हाँ, अगर कोई ब्लैक हेड वाइट हेड्स का मसला है तो फिर वैक्यूम वाला फंक्शन होना चाहिए। अब बात वही आ जाती है कि हाइड्रा में भी करने के लिए उसकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले काइंड ऑफ स्किन को देखना होता है। अब तो हाइड्रा फेशियल हर नहीं, वो सैलून में हम लोग हाँ, देख रहे हैं। वो देखो बेटा, ऐसा है कि हर सैलून पे उस तरह की फिर एजुकेशंस नहीं है। एग्जैक्टली। जैसा कि जब मैं पहले पंजाब की ब्यूटी इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट बनी तो उसमें हाइपेटाइटिस एंड एड्स को नहीं, हमने कहा चलें जी चूल्हे जल रहे हैं लोगों के, जलते रहे। लेकिन सबसे बड़ा काज अब पाकिस्तान के अंदर देखो नोज पिन का। एग्जैक्टली। वो इतने सैलून है जो नोज पिन का इस्तेमाल करते हैं वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालने के लिए। और उसके बाद टूल्स को स्टेराइड किया जाता है, नहीं किया जाता, ये हमें नहीं पता कितना हाइजीन है, कितना स्पॉन्ज का, कितना क्या, बिल्कुल ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एड्स एंड हेपेटाइटिस जो है ये सैलून से ज्यादा जाता है। क्योंकि ये देखो कि जब नोज पिन का इस्तेमाल लोग करते हैं छोटे शहरों में, खैर बड़े शहरों में तो अब नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन छोटे शहरों में जब ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अब रूल्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके अब सारे, हाँ जी बिल्कुल, ये बनना शुरू हो गए। बिल्कुल अब ये हमें इस चीज का बड़ा ही खुशी हो रही है कि ये चीजें अब वो बनना शुरू हो गई हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हाइजीन कितनी मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप अपने घर पर हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, वैसे ही आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, सैलून में जा रहे हैं, कोई सर्विसेज लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि हाइजीन का ख्याल रखा जाए। ठीक है जी, मैडम कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूटी एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और हम बात कर रहे थे कि इतनी गर्मी में किस तरह अपनी स्किन को आप हाइड्रेटेड रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, तो उस हवाले से हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस पर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज सुहेल कैसर हमें बताने वाले हैं कि आज से 800 से 1000 साल पहले का लाहौर आज की सतह जमीन से कितनी गहराई में वाक़या था। ये साबित करना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम, लेकिन अब जाहिर है कि अगर वो ये बात कर रहे हैं तो उनके पास कुछ ठोस दलाइल भी मौजूद होंगे। अब तो हमें ये भी जानने के लिए बेचैनी सी महसूस हो रही है, तो फिर चलते हैं सुहेल कैसर की तरफ और आज देखते हैं कि आज के एपिसोड में वो हमें क्या क्या बताने वाले हैं। जी सुहेल। अच्छा जनाब, एक मरतबा फिर हम लाहौर के शाही हमाम में ही मौजूद हैं और यहीं पर हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि जनाब आज से 700-800 साल पहले या 1000 साल पहले ज़मीन का लेवल क्या होता था। फैसल रहमान आज भी मेरे साथ हैं। अब आप सीढ़ियाँ गिनते जाइएगा कि जब हम तकरीबन 800 साल पुरानी दीवार तक पहुँचेंगे तो कितनी सीढ़ियाँ हम उतरेंगी। एक सीढ़ी में उतर चुका, दो सीढ़ियाँ में उतर चुका, अब ये तीसरी और ये चौथी। अब आप गिनते जाइएगा, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। मतलब अब हम उस लेवल पे हैं जो मुग़ल दौर में होता था। तकरीबन आज की ज़मीन की सतह से तकरीबन 10 फुट हम नीचे आ गए, जिस पर शाही हमाम, मस्जिद वज़ीर खान और दीगर तामीरात जो हैं वो तामीर हुई थी। तो मुग़ल दौर के लेवल पर आप आ गए। इससे पहले कितनी ये नीचे होती थी, अब आप एक मरतबा फिर सीढ़ियाँ गिननी शुरू कीजिए। लेकिन हम मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब नीचे जाने का रास्ता है नहीं है। दूर से ही हम उस जगह को देख पाएंगे जहाँ से ये साबित होता है कि आज से 800-900 साल पहले या 1000 साल पहले क्या सूरत हाल होती थी लाहौर की। 10 सीढ़ियाँ हम नीचे उतर आए जी, 2 सीढ़ियाँ हमें और नीचे उतरनी पड़ेंगी और असगर हुसैन साहब यहीं पर एक मरतबा फिर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। 2 सीढ़ियाँ हम नीचे उतरे, इससे नीचे उतरने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर रेलिंग लगी है। कोशिश हमने की थी कि सीढ़ी लगाकर अगर हम नीचे उतर जाएं, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो सका। सो अब आपको दूर दूर से ही देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। यहाँ से तकरीबन ये असगर साहब तकरीबन ये कोई 10 फुट और नीचे हो। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। आज से तकरीबन
जो हम कह सकते हैं 800 से 1000 साल का जो एग्जैक्टली लेवल है, वो ये इस वक्त जो हमारे पास ग्राउंड लेवल है वो तकरीबन उसका कोई 15 से 20 फुट जो है लाहौर मौजूदा से 8 से 1000 साल पहले नीचे होता था। अच्छा, अगर यही हम हिसाब रखें तो आइंदा 400 साल में क्या सूरत हाल हो जाएगी? आइंदा 400 साल में अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 8 से 10 फुट और जो है वो शहर की हाइट में इजाफा हो जाएगा। अच्छा नाजरीन, ये सूरत हाल शायद हम तो नहीं देख पाएंगे, यकीनन हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी। सो असगर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। फैसल रहमान से मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर कैमरा नीचे की तरफ लेकर जाएं। अच्छा, अब इसकी तामीर के बारे में ये कहा जाता है कि ये तामीर लाहौर को दरिया रावी, यहाँ से कहीं से पानी आता होगा, रावी बिल्कुल शहर लाहौर के साथ बहा करता था, तो कोई पानी का इशू होता होगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये चैनल जो है तामीर किया गया। और इस वक्त जो आप तामीरात देख रहे हैं ये बाद की हैं। इसमें जो ईंट लगी है ये भी मौजूदा दौर की है। जब इसकी रेनोवेशन की गई थी तो ये तामीरात, ये असगर साहब ये जो ईंट है ये मुझे नई दिखाई दे रही है, तो ये अभी इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह? जी, बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्ट आज से को 5 से 6 साल जो पहले जो शाही हमाम की रेस्टोरेशन की गई, ये जो ईंट लगी है ये ब्रिटिश दौर में ईंट का ये इस्तेमाल शुरू हुआ। तो यहाँ पे लगाने का ख़ास मकसद ये था कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे छोटी ईंट भी इस्तेमाल हुई है। वो जो छोटी ईंट है वो हमें शो करती है कि इसका जो है मतलब उस टाइम की जो तामीरात को छोटी ईंटों से शो किया गया है, और जो मौजूदा दौर की ईंट है ये, ताकि जो है वो हम हिस्ट्री का डिफरेंस कर सकें कि ये वाली स्पेस पे जो पुराने दौर की कौन सी तामीरात हैं और नए दौर की कौन सी। अच्छा, ये इस जगह के बारे में मैंने देखा है काफ़ी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर आए आमतौर पर लोग आए नहीं, बाहर मैंने कोई तख्ती लगी हुई भी नहीं देखी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा कि लोगों की इस तरफ कोई ज़्यादा रुझान है नहीं? जी, बेसिकली हमने यहाँ पे वैसे जो साइन बोर्ड्स तो मतलब शाही हमाम में अवेज़ा किए हुए हैं, और जो जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वो हमसे पूछ भी लेते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली लोग हैं वो आते हैं बाहर से और शाही हमाम की बिल्डिंग जो विज़िट करके तो आगे वज़ीर खान की तरफ जो रवाना हो जाते हैं। और जो आखिरी दीवार है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि ये 700 से लेकर 1000 साल पुरानी हो सकती है। मतलब ये मुग़लों से पहले लोधी दौर या लोधी दौर के साथ जो महमूद गज़नवी का दौर मुंसलिक है, उस दौर में ये तामीर की गई थी। और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि 10 फीट सीढ़ियाँ उतर कर हम मुग़ल दौर के सतह ज़मीन तक पहुँचे, और अब इससे 10 फुट नीचे वो दीवार आप देख रहे हैं जो महमूद गज़नवी या लोधी दौर में तामीर की गई थी। मतलब ये कि तब लाहौर का लेवल 20 फीट तक तकरीबन नीचे था। और अब होता क्या होगा, जब ये इस दीवार की कंस्ट्रक्शन सामने आई होगी तो तब ये कहा गया होगा कि जनाब फ़लाँ जगह से एक ज़ेरे ज़मीन तामीर जो है वो सामने आ गई। हालांकि ये ज़ेरे ज़मीन हरगिज़ नहीं होगी, ये अपनी सतह पर ही तामीर हुई होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़मीन में दब गई और इस अब एक मरतबा फिर सामने आ गई। अच्छा, अब कहने की बात यह है कि देखने की हद तक तो या कहने की हद तक तो ये बहुत मामूली सी बात है कि जनाब ये क्या है, एक दीवार ही तो है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो बहुत पड़ता है, इसलिए कि इसी तरह की तामीरात होती हैं जो तारीख़ के पन्नों को हमारे सामने खोलती हैं। तारीख़ में जो दिलचस्पी रखने वाले होते हैं, आसार कदीमा में जो दिलचस्पी रखने वाले होते हैं, वो ऐसी ही चीज़ों की तलाश में रहते हैं और इसी की मदद से हमको पुराने अदवार में लेकर जाते हैं। जब कभी आप मतलब भी आप एहराम मिस्र के हवाले से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते होंगे तो वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलते हुए 5000 साल पहले तक पहुँच जाते हैं। और कैसी कैसी हैरत अंगेज़ तामीरात माहिरीन आसार कदीमा हमारे सामने लेकर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर चूँकि आसार कदीमा वगैरह इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी नज़रों से ओझल हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले की निस्बत अब सूरत हाल बहुत बेहतर है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये हम पर भी मुनहसर है कि हम उनमें कितनी दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे तो हुकूमती महकमे ज़्यादा मेहनत के साथ इन चीज़ों को और ऐसी चीज़ों को हमारे सामने लाने की कोशिश करेंगे। सो जनाब, ये हमने आपको कोशिश की बताने की कि कैसे वक्त के साथ साथ लाहौर की ऊंचाई बढ़ती गई। बाकी आगे 400-500 साल के दौरान लाहौर की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिएगा। ठीक है जी जनाब, सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। अब जनाब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं माशरे के उस अहम
हिस्से की जिनको हमेशा निगलेक्ट किया जाता रहा है। यहाँ तक कि अपने बुनियादी हकूक भी लेने के लिए कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी शोबे में जाने के लिए हतकमेज़ रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है और मुआशरे का वो हिस्सा है ट्रांसजेंडर्स। लेकिन अब यूं लग रहा है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अच्छे दिनों का आगाज होने वाला है और उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए अलग स्कूल बनाने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने ऐलान किया है कि हुकूमत पंजाब सूबे के मुंतखब शहरों में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग स्कूल कायम करेंगी और बहुत जल्द मुल्तान में इस किस्म का पहला स्कूल भी कायम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर्स का किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद जो मेहमान हैं वो हिम्मत और जुर्रत का इस्तेआरा है। एक कामयाब गुलकारा भी हैं, मॉडल भी हैं और अदाकारा भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शायरा रॉय हैं जो मिस ट्रांस पाकिस्तान है। उनसे बात भी करेंगे और उनकी खूबसूरत आवाज में उनसे गाना भी सुनेंगे। तो शायरा को हम वेलकम कहते हैं। शायरा, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये सोच कर कि आज आई एम गोना बी फर्स्ट टाइम अपीयरिंग ऑन दिस शो जो कि लाहौर न्यूज़ का है। और उसके साथ साथ जो आपने अभी बातें कही हैं, द इनिशिएटिव्स यू हैव टेकन आउट विच आर वेरी मच सीरियस और जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा रोशनी डाली नहीं जाती, बात नहीं की जाती। एग्जैक्टली हाँ। तो मुझे लगता है कि जो मेरी एडवोकेसी है बीइंग एज मिस ट्रांस पाकिस्तान, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांस राइट्स एंड ऑन दैट नोट मुझे ज़्यादातर जो लगता है फोकल पॉइंट वो होता है जो एजुकेशन होती है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप आई थिंक कहीं भी पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। पर अगर वो नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जैसे आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से ही, तो हुकूमत जो पंजाब है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से अलहदा स्कूल्स बनाने का उन लोगों ने एक ऐलान किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? ये कितना मुस्बत कदम है उनकी तरफ से उठाया जा रहा है और ट्रांसजेंडर्स के लिए कितना अच्छा इनिशिएटिव? अच्छा, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में इतने सारे स्कूल्स हैं, ट्रांस लोगों को तो वैसे ही डिस्क्रिमिनेट करके अलग कर दिया जाता है। आप अलग से स्कूल बना के और अलग कर रहे हो। व्हाई दैट्स सो? आई मीन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे कि आपके पास ऑलरेडी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, आप उनमें उनको एडजस्ट करें, आप उनमें एडमिशन दें उनको। वहाँ पर आप इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं कि अगर आपने किसी को बुली किया या आपने डिस्क्रिमिनेट किया या आपने उनके जेंडर आइडेंटिटी पे उनको एडमिशन नहीं दिया तो उसके ऊपर बाकायदगी से कोई कंप्लेन हो सकती है या उसकी पेनल्टी हो सकती है। बिल्कुल। और तो मुझे लगता है एक जेंडर गार्डियन के नाम से स्कूल लाहौर में भी है, विच इज़ बेस्ड इन गुलबर्ग, और वो ट्रांस लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। गवर्नमेंट मुझे लगता है कि अलग करके और अलग तबका इसको बना देगी और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल अलग तबका है। इट्स अ पार्ट ऑफ द हमारी सोसाइटी। बिल्कुल। सो यू कैन नॉट जस्ट इसको मुझे ये कैटेगराइजेशन अच्छी नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक मुकम्मल इंसान हो, आप प्रॉपर इज्जत के हकदार हो, तो यू नीड टू ब्रेक द मोनोटनी एंड कम टू द राइट फील्ड विच इज़ एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तो सबके लिए इक्वल है। आपकी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, UCP है, UMT है और अलग अलग इदारे हैं, वहाँ पर तो मुझे लगता है ट्रांस लोगों को स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन देना चाहिए, उनके स्किल्स के ऊपर एडमिशन देना चाहिए, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा फीसेस नहीं अफोर्ड कर सकते, अखराजात नहीं अफोर्ड कर सकते। सो मेरा यही है गवर्नमेंट से कि अगर आपने कुछ करना है तो आप इक्वली उनको उसी यूनिवर्सिटी में रखें, उसी स्कूल में रखें जहाँ पर बाकी बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर बाकी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। अलग कर देना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। लेकिन मुझे शायरा, जिस तरह हम बात ये कर ही रहे हैं कि किस तरह की उनको मुश्किलात पेश आती हैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में, अगर पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स की बात की जाए तो अगर उन्होंने किसी दूसरे शहरी की तरह अपना कोई करियर चूज करना है, अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंक में अगर उनको मुलाजमत चाहिए, तो उनको किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? किस तरह की क्या क्या रास्ते उनके पास मौजूद होते भी हैं या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ट्रांस लोगों को देख के कहा जाता है ओ गॉड, आई मीन एलियन की फील दी जाती है, अच्छा। कि आप इस दुनिया के ही नहीं हो, आप लगता ही नहीं है कि आप इंसानी शक्ल हो, जो कि बहुत ही एक
यू नो अनएथिकल सी बात है, गलत बात है। लेकिन क्योंकि शायद अब तो बहुत से लोग, मतलब हमारी सोसाइटी इतनी चेंज हो गई हुई है, पढ़ी लिखी हो गई हुई है, अभी भी ये सारी चीजें नहीं, बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया गया है, टैबूज ब्रेक हो चुके हैं। exactly. कई लोगों ने टैबूज ब्रेक किए हैं, मैंने टैबू ब्रेक किया हाँ. है, बिकमिंग द फर्स्ट मिस ट्रांस पाकिस्तान। सो आई थिंक काफ़ी लोग एक्सेप्ट करते हैं अब, ऐसा नहीं है। आई मीन अगर मैं इस मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ तो इस मीडिया प्लेटफॉर्म ने मुझे इज्जत दे के बुलाया तो मैं आई हूँ, वरना मैं ना आती। इसी तरह अगर मैं कहीं पर इनवाइटेड होती हूँ अपने किसी रिलेटिव की तरफ, तो आई थिंक आज जो वक्त है पहले की निस्बत, दैट इज़ मोर यू नो सैनिटाइज्ड एंड मोर क्लेरिफाइड। तो मुझे लगता है कि अभी पहले से बहुत बेहतरी है। अच्छा, अब बेहतरी आ रही है Yes. और आगे आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह और ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। शायरा, आपने अपना ये जो करियर चूज किया, आप मॉडल भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, तो इन सब को करते हुए, चूज करते हुए करियर को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वेल, मेरा सबसे पहला शूट जो था, मैं आपको उसकी एक वाकया बता देती हूँ। मेरा पहला ही शूट, मेरा जो पहला गाना था रात, उसके ऊपर उन्होंने मुझे ये कहकर शूट कर लिया। हाँ. शूट करने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा मैं इतनी आउटस्पोकन नहीं हूँ, आई डोंट फील लाइक कॉलिंग अबाउट माई जेंडर एंड टॉकिंग अबाउट माई जेंडर। ठीक है। बट लेटर ऑन जब जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने जाके फुटेजेस देखे, उन्होंने कहा हमें थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कुछ, आई यू ट्रांस वुमन? आई एम लाइक दैट इज ऑब्वियस, ये तो बड़ी एक ऑब्वियस सी बात है। आप कहते हैं नहीं हमें पता नहीं था तो इसलिए हम शूट का डाटा डिलीट कर रहे हैं, हमने आपके साथ आगे नहीं बढ़ना। ठीक है। मैं बहुत हर्ट हुई, मैं बहुत रोई। मैंने कहा यार मेरा पहला गाना था, शूट हो गया, मैंने इतनी मेहनत की और वो सारा डाटा उन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ माई पास्ट एंड बिकॉज ऑफ माई जेंडर आइडेंटिटी दे हैव यू नो ट्रैश द फुटेज आउट। तो मैं क्या करूँ ऐसा? तो मैंने एक फ्रेंड से हेल्प ली जो कि डायरेक्टर साहब थे। ठीक है। और उन्होंने वो गाना मेरा शूट किया और कमाल किस्म का गाना शूट हुआ, दुबई में हुआ। हाँ. अलग स्पॉट्स में हुआ। वो बॉलीवुड की एक फिल्म ने भी पिकअप किया, उसके बाद वो पीसा अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुआ। अच्छा. और उससे मेरा करियर आई थिंक विद इन ओवरनाइट मेरा करियर चेंज हुआ और मैं पाकिस्तान की एक ऐसी सिंगर बनी जिसका पाकिस्तान में लैंड होते ही मोहसिन अब्बास हैदर के साथ एक गाना कमली के नाम से, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मकबूलियत का बाइस बना है। आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिस इज हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वहां से आपकी चीजें खत्म हुई तो आपने एक नया स्टेप लिया और वो आपको मकबूलियत की तरफ लेकर गया। शायरा, सिंगिंग का शौक कब से था आपको? बचपन से ही था? और जब इसमें आई तो कितना आपकी कम्युनिटी ने या बाकी लोगों ने, फैमिली और फ्रेंड्स ने कितना सपोर्ट किया आपको? एक्चुअली मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। देयर वाज नोबडी। कम्युनिटी को जाहिर सी बात है, मैं पिच नहीं थी तब, मैंने किया नहीं था। और फैमिली जो थी वो काफ़ी आपको पता ऑर्थोडॉक्स और यू नो पंजाबी और इस्लामिक काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह की थी। तो दे वर नॉट द पीपल जो सपोर्ट करें सिंगर्स को या म्यूज़िक को इस तरह से। पर मैं अनवर रफ़ी साहब से ट्रेंड हूँ। अनवर रफ़ी जो कि पाकिस्तान के प्लेबैक सिंगर हैं। ठीक है। और उन्होंने मुझे मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उन दिनों में मुझे वो सिखाया करते थे और कई किस्म के राग और एमन कल्याण और अलग अलग किस्म के मीर तकी मीर की नज़में हम गाते थे और यू नो गज़लें हम गाते थे फैज़ अहमद फैज़ साहब की। और काफ़ी कमाल का मेरा जो लर्निंग जर्नी रही है अनवर रफ़ी साहब की तरफ से, दैट वाज ट्रेमेंडस। एंड आई थिंक वो मुझे याद अब बहुत आता है, वो वक्त बहुत याद आता है। तो आई थिंक वो पैशन बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस मेरे सर पे सवार थी कि एक सिंगर बनना है। और मुझे लगता है कि 2020 मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम था जब मैंने आकर अपना करियर पाकिस्तान में स्टार्ट किया। अच्छा। एवरीथिंग इज नाउ ऑन द बोर्ड। तो इससे पहले आप कहाँ पर थी? मैं दुबई बेस्ड हूँ। अच्छा। तो मैं दुबई में रहती थी, लेकिन मुझे इंडस्ट्री में काम करना था, पाकिस्तान में काम करना था। दैट्स हाउ मैंने पाकिस्तान का रास्ता फिर मूव कर लिया आपने पाकिस्तान में 2020 में? जी हाँ। ठीक है। तो ये मिस ट्रांस पाकिस्तान का किस तरह आपको पता चला कि मैंने इसमें जाना है और ये कितना बड़ा मौका था आपके लिए कि मैंने ये बनना है, और किस तरह इस टाइटल ने आपकी ज़िंदगी बदली? मैं सब लोगों को ये क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं अच्छा मिस ट्रांस तो हमें पता ही नहीं चला कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से ऑनलाइन हुआ था। बिकॉज दीगर और भी चीजें ऑनलाइन हो रही थी। बिल्कुल ऐसे हर चीज ऑनलाइन चल रही थी। इवन शोज भी ऑनलाइन हो रहे थे, इंटरव्यूज भी ऑनलाइन हो रहे थे। सो ये पिछले साल से 2 सालों से ये ऑनलाइन हो रहा है
और मैं मिस पाकिस्तान की कंटेस्टेंट थी, ठीक है, नॉट मिस ट्रांस पाकिस्तान। ठीक है। जब मैं मिस पाकिस्तान को विन करी हूँ, मैंने बाकी जो लड़कियों को बीट किया है इस चीज़ में, हमें अलग अलग टास्क दिए गए थे हर कंटेस्टेंट को, जिसको हमने फुलफिल करके पुट अप करना था, सबमिट करना था। और मैं टॉप 3 में गई 10 लड़कियों में से। 10 लड़कियों में से जब मैं टॉप 3 में गई, मैंने कहा चलो ठीक है, टॉप 3 में आ गई, बस इतना काफ़ी है आगे का मुझे पता नहीं। अच्छा, ठीक है। सो विनर बनती हूँ, गॉड नो, बट लेटर ऑन हमारा जब फाइनल राउंड था ज्यूरी इंटरव्यू, दैट वाज ऑन जूम। तो जब हमारा जूम पे लैपटॉप स्क्रीन पे इंटरव्यू हुआ गया, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि औरत क्या है, ठीक है। तो मैंने जो उसका जवाब दिया, तो ज्यूरी को लगा कि अच्छा ये वो लड़की है जो इस काबिल है, और वहाँ सवाल खड़ा हो गया, ये विनर बनती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल पेजेंट्स इट इज़ कंपल्सरी कि शी हैज़ टू बी नेचुरली बॉर्न फीमेल। तो अब हम इसका मतलब हम इनको विनर तो कर सकते हैं क्योंकि शी इज़ बेटर देन अदर गर्ल्स, लेकिन हम एम्पावर करने के लिए इस चीज़ को, व्हाई नॉट पुट अप ट्रांस इन द टाइटल। तो इनकी वजह से एक नई कैटेगरी लॉन्च की जाए, ठीक है। तो मिस ट्रांस पाकिस्तान मेरी वजह से कैटेगरी बना दी गई, ठीक है। तो अब ये सिलसिला आने वाले सालों में शुरू होगा। तो कैसा फील हो रहा था फिर जब मतलब आपकी वजह से एक पूरी कैटेगरी बनाई गई है और फिर आपको वो टाइटल भी मिला है, और आपकी ऑब्वियसली जब आपको कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और वो कोई चीज़ आप जीत लेते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बदल जाता है। बिल्कुल ऐसा हुआ आपके साथ? जाहिर सी बात है। आई मीन सोनिया अहमद जो प्रेसिडेंट है इसकी पाकिस्तान पेजेंट्स की, जो कि कनाडा में बेस्ड हैं, और उसके अलावा नौशाबा ज़िया जो मेरी स्पॉन्सर थी, इन लोगों ने मुझ पर जितनी मेहनत की है, मैंने अपने आप पे उतनी मेहनत नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दे वर कॉन्स्टेंटली ऑन ईच एंड एवरी स्टेप्स विद मी। और जब कहा जा रहा था सेरेमनी में कि फर्स्ट मिस ट्रांस पाकिस्तान इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री में आप ब्रेकर होते हो और आप पहला खिताब लेते हो, हिस्ट्री चेंज कर देते हो, तो उसके अंदर आप सेकंड मिस ट्रांस बन जाओ, थर्ड मिस ट्रांस बन जाओ, ओके गुड, बट फर्स्ट मिस ट्रांस बनना एक वो माइंड में था, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, सो दैट इज ऑफ कोर्स ओवरवेलमिंग, और मेरे सर पे मुझे लगता है ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। और उसके साथ साथ आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड। मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मैं बीइंग एज अ ट्रांस मुझ पे बड़े जुल्म होते हैं, या मैं बहुत इस तरह की सितम की मारी हूँ या दुखियारी हूँ। बिल्कुल बुली किया जाता है, बिल्कुल एक्सेप्टेंस में निगलेक्शंस भी बहुत आती हैं। उसके साथ साथ आपको काफ़ी लोग हैरेस करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम सोसाइटी, लेकिन मुझे लगता है मेरे में अभी इतनी हिम्मत है कि मैं अकेली काफ़ी हूँ उनसे लड़ने के लिए, मेरे जज्बे की वजह से, मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से। दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। लेकिन अभी हम जैसे आप बता रही थी कि एक आपका जो गाना है हम सब ने सुना है, वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल भी हुआ है। हम चाह रहे हैं कि वो भी हम लोग सुन ले सुबह सुबह, हमारी जो मॉर्निंग है वो और ज़्यादा गुड मॉर्निंग हो जाए। डेफिनेटली कमली जो आया था, मोहसिन अब्बास तो मेरे साथ इस वक्त नहीं है, मैं उसको सोलो ही परफॉर्म आपके सामने कर सकती हूँ। एंड आई थिंक ये क्रेडिट्स कुछ मैं, अगर आप इफ यू डोंट माइंड, जो मेरे डायरेक्टर साहब हैं सनी यूजी, इन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से उसको पिक्चराइज किया है, जो मैसेज है ऑनर किलिंग के ऊपर उसके अंदर। और फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट प्लेइंग अ ट्रांस वुमन इन द सॉन्ग, आई एम प्लेइंग अ नॉर्मल वुमन। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। और ऑनर किलिंग के साथ साथ मुस्लिम हिंदू का इसमें जो है वो भी सब्जेक्ट रखा गया है। सो आई विल स्टार्ट अ फ्यू लाइन। जरूर, ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगे। मैं जोग मनावा ओदा रंग चढ़ावा, कोई कासद भेजा या चिट्ठियां पावा, ओ कमली दे वेड़े कदुमा ही आना, ओ दे बाजने हावा
रुखी चल दिया सावा फिर राह विच बह के पलकां में विछावा ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठग दे रहंदे सारे ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। बेहतरीन हो गया जनाब, बहुत ही अच्छा शायरा, बहुत अच्छी आपकी, वाकई बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप गाती रहें और हमारा भी नाम रोशन करती रहें, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करती रहें। जिस तरह आपको ये टाइटल मिला है शायरा और पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया है, तो अब आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा जो है ना कह लें कि जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो ये जो ट्रांस कम्युनिटी है इसके हवाले से आप क्या करना चाहेंगी इन फ्यूचर? ओके, फॉर मी आई थिंक मेरे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो लूप होल है वो एजुकेशन का ही है। मुझे लगता है कि एजुकेशन के अंदर मैंने आपको अपना पॉइंट सामने रख दिया है, स्कॉलरशिप्स हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मेरी तरफ से ये है जो मेरा पर्सनल एजेंडा है वो ये है कि आई रन अ प्रोडक्शन हाउस बाय द नेम कॉल्ड रॉय मोशन पिक्चर्स, जो कि मेरे सरनेम के ऊपर है, शायरा रॉय, रॉय मोशन पिक्चर्स। सो ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे ट्रांस हैं जो खूबसूरत भी हैं, खूबरू भी हैं और उनको कास्टिंग्स के लिए इनवाइट नहीं किया जाता। उनको अगर दे कैन बी गुड एक्टर्स, दे कैन बी गुड मॉडल्स, दे कैन बी गुड सिंगर्स, तो हाउ कम इसकी एक टैलेंट डेटाबेस स्टार्ट किया जाए और उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट की जाए। और मैंने वो एजेंडा ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, और आई एम गोना बी वेरी वेरी सून लॉन्चिंग अ मॉडल, अ ट्रांस मॉडल फ्रॉम माय प्रोडक्शन हाउस, और इंशाल्लाह आप उनको बहुत जल्दी, बहुत थोड़े वक्त में आप देखेंगे। तो मेरी तरफ से ये है कि अब जो शो बिजनेस के अंदर एंट्री का जरिया था वो विदाउट एनी सिंगल पेनी, विदाउट एनी पैसे या बाकी आप अपनी कम्युनिटी के लिए कर रही हैं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से भी लिया जा रहा है शायरा, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई हैं और आप अपने हमें वक्त दिया है। शायरा रॉय हमारे साथ मौजूद थी, मिस ट्रांस पाकिस्तान है, और हम ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बात कर रहे थे कि किन किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, और एक पूरी एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद थी किस तरह वो कामयाब हुई है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोरोना वबा की वजह से आपको पता है कि क्रिकेट की तारीख में एक नया बाब रत्म होने जा रहा है कि इंग्लैंड की पूरी टीम इंतजामिया समेत तब्दील कर दी गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन दिनों दौरा इंग्लैंड पर मौजूद है, लेकिन पहले मैच से महज चंद घंटे पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऐलान करदा इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों और 4 इंतजामिया अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंग्लिश बोर्ड ने पूरी टीम को आइसोलेट कर दिया है और 9 नए खिलाड़ियों के साथ से 18 रुकनी नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब दौरा इंग्लैंड से पहले पाकिस्तानी बैटिंग कोच यूनुस खान की टीम से अलहदगी ने एक नई बहस को भी जन्म दिया है। क्रिकेट के मैदान के हवाले से मजीद क्या क्या खबरें हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर हैं और सीनियर स्पोर्ट्स तजिज़ियाकार भी हैं मुजाहिद जमशेद साहब। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, मैच से पहले ही ये जो इंग्लिश टीम को झटका लगा है, मतलब उनके जो कप्तान हैं और 9 खिलाड़ी आइसोलेट हो गए हैं, टेस्ट उनका मुस्बत आ गया, इंग्लिश टीम की साइड पे कितना झटका है उनको, क्या लगता है आपको? झटका तो डेफिनेटली है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस जा रही थी, क्या कहते हैं, वन वे ट्रैफिक, जो भी टीम इस वक्त इंग्लैंड के साथ खेल रही है बड़ी इजीली जीत रहे हैं। श्रीलंका को देखें, T20 में तीनों ओडीए T20 जीते, उसके बाद ओडीए वाइट वॉश किया, तो अच्छे निकमे थे। लेकिन अब क्या हो सकता है, कुछ प्लेयर्स को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इजाज़त दी कि आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, तो आफ्टर दैट उसमें से 7 जो है वो
पॉजिटिव जो कोविड-19 पॉजिटिव आए। और बड़ी टीमें कभी अपने जो प्लेयर्स रिस्क मैनेजमेंट है ना उसको साथ लेके चलती है। देखिए आपको पता है कि इस वक्त जो वर्ल्ड चैंपियन है वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड और उनका जो बैकअप है वो भी उसी तरह का होगा। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह बार बार रिपीटेबल बेस पे उन्हीं प्लेयर्स को चांस दिया जाता है कि जो आजमाए हुए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंग्लैंड को कितना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उनके लिए लॉस नहीं है, इतना बड़ा लॉस नहीं है। कहने को लगता यही है कि बहुत बड़ा लॉस है कि 9 जो अनकैप्ड जो प्लेयर्स को आपने अनाउंस कर दिया और इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट। लेकिन आपने पाकिस्तान टीम को भी देखना है कि पाकिस्तान ने हमेशा इंग्लैंड की जो वो सरजमीन है उस पर हमेशा स्ट्रगल की है। और थोड़ा सा जून जुलाई की वजह से शायद थोड़ा सा आजकल जो वेदर है इंग्लैंड में भी थोड़ा सा हॉट है, वो फेवर करे शायद पाकिस्तान को, क्योंकि ब्रेक होता है, सीम स्विंग होना बंद हो जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तान को। जून जुलाई जो जुलाई का महीना है इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप प्लेयर्स की बात करें कि जो प्लेयर्स आपको अनकैप जो है वो इंग्लैंड ने अनाउंस किया है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या उनको हमारी टीम हरा नहीं सकती? मतलब बेशक ऐसे ही है, इंग्लैंड को उनके सरजमीन पर जाकर आना बड़ा ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो जो बी टीम उनकी आ रही है उनको हराना भी आसान नहीं है क्या? देखिए चांसेस हो गए हैं। देखिए पहले बड़ा हॉट फेवरेट था, अभी पाकिस्तान फेवरेट हो गया। क्योंकि टीम जिस तरह की जैसे ही टीम अनाउंस हुई तो दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अब ऐसी टीम को बड़े आराम से मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि चैंपियन टीम का जो बैकअप प्लान होता है वो भी चैंपियन होता है। अच्छा, मतलब हम ये दिमाग में रखें कि चैंपियन ही है। नहीं, फाइट होगी। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान टफ टाइम नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान और कोचेस के माइंड में होगा कि अगर आपने ऐसी हल्की टीम को भी टफ टाइम नहीं दिया या आपके जीतने के चांसेस नहीं है, तो फिर आप कौन सी टीम को हराओगे? जिम्बाब्वे जैसी को फिर बुला लेते हैं, या हम चले जाते हैं उनको बुला लेते हैं। तो इस तरह की जो माइंडसेट है, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आपने बड़ी बेहतर तैयारी के साथ आगे को बढ़ना है और अपने उसी तरह बैकअप प्लान, जिस तरह इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया बैकअप प्लान तैयार करता है, आपको पीछे से अब स्लॉट तैयार करनी पड़ेगी। और तो आपको नहीं लगता कि ये इंग्लैंड के बायोसिक्योर बबल पर एक सवालिया निशान उठ गया है कि उनके जो 9 खिलाड़ी हैं वो पॉजिटिव आ गए, जिन्होंने मैदान में उतरना था, और अब जो मैदान में उतर रहे हैं वो लोग आइसोलेट होकर नहीं आए, और इसकी वजह से हमारे भी खिलाड़ी जो है वो कोरोना का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल, देखें ये तो मैनेजमेंट का काम है कि वहाँ पे जो बैठे हुए, अगर बड़ी टीम होती तो उनके फैसले भी उस तरह के होने थे। अगर इंडिया के अगेंस्ट इस तरह का कोई रिएक्शन होता तो वो उसको बाउंस बैक ज़रूर करते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को क्रिकेट चाहिए, बड़े नेशन के अगेंस्ट चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम थक गए हैं कि छोटी छोटी टीमों के साथ खेल के। अगर अब जब साउथ अफ्रीका के उनके भी 5 से 6 प्लेयर जो है IPL में चले गया आपकी टीम, साउथ अफ्रीका की टीम को छोड़ के, तो ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। दुनिया को ये मैसेज देना पड़ेगा कि जब हमारी टीम किसी दूसरे मुल्क में जाए तो आपको बड़ी टीम उतारनी पड़ेगी। आप अक्सर देखें जब भी पाकिस्तान दूसरी मुल्क का दौरा करती है तो उनके जो टॉप के 4-5 प्लेयर हैं वो खेलना अवॉइड कर जाते हैं। तो ये चीज़ अब चेंज होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप बड़ी प्लेयर्स के अगेंस्ट ही खेलोगे तो आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ को भी देखना है कि आप जब दूसरी मुल्क के अगेंस्ट खेलें तो आप उस तरह का परफॉर्म करें कि मजबूरन दूसरी टीम जो आपके अगेंस्ट फुल जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके साथ आए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा इस पर भी वर्कआउट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आपके ही चैनल के थ्रू ये बात ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब ये एक्शन लेना पड़ेगा कि हम अगर हमारी टीम टूर करती है तो दूसरी टीम भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आए, ताकि आपको भी सीखने का मौका मिले और दूसरी टीम को भी पता चले कि एक गुड टीम जो है, एक स्ट्रेंथन टीम हमारे हम उनको टफ टाइम दे सकें। बिल्कुल। तो ये चीज अब ये ट्रेंड जो है ना वो चेंज होना चाहिए। तो आप कितने मुतमईन हैं अगर ये टीम सिलेक्शन की बात की जाए दौरा इंग्लैंड पे जो गई है टीम, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं ना मोहम्मद आमिर और ना ही वहाब है, उसमें वहाब रियाज मौजूद है, तो क्या हमारी जो बैटिंग साइड है आपको लगता है वो मजबूत हो सकेगी? देखिए आप डिपेंडेंट इस वक्त बैटिंग पे ही कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, आप हारिस रऊफ पे इतना बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह के वो रन्स देता है, बड़ा एक खुला रन्स देता है दूसरे बैट्समैन को, तो वो हमारे वो
उस तरह के काम नहीं आ सकता या उस तरह का डिलीवर नहीं कर सकता जिस तरह शाहीन अफरीदी या मोहम्मद आमिर या वहाब रियाज कर सकते थे। नो डाउट अभी रिसेंटली अगर आप जो सेकंड एडिशन है T20 PSL का, तो आमिर ने सिर्फ 1 विकेट लिए 6 मैचों में। जब आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, आप कैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि जी मैं एलिजिबल हूँ टीम में आने के लिए? अनाउंसमेंट आपने खुद की, रिटायरमेंट आपने खुद ली, और उसके बाद आप परफॉर्म भी ना करें, उसके बावजूद आप अगर ये एक बात करें कि जी मैं टीम में वापस आना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब ये जो पब्लिक है वो सब जानती है, पब्लिक को अब पता चलना शुरू हो गया है कि किस तरह के प्लेयर्स पाकिस्तान को रिक्वायर्ड हैं और किस तरह की फिटनेस, किस तरह के आप की जो माइंड सेट है वो किस तरह का है, अकॉर्डिंगली उस तरह की ही टीम सिलेक्शन मैं समझता हूँ हुई है। और आमिर मेरा नहीं ख्याल था कि इस टीम के लिए डिजर्व करता था। अच्छा। वहाब ने 18 आउट किए, जिस तरह धानी है, धानी के बड़ा फेयर चांस था कि उसको एक फेयर चांस देना चाहिए था। तो वहाब ने आउट तो किए, लेकिन वहाब ने उस तरह के टॉप ऑर्डर नहीं आउट किए, हमेशा उसने टेल आउट किए, जिसकी वजह से हो सकता है प्लेयर वो अपने चीफ सिलेक्टर्स को इम्प्रेस नहीं कर सके। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब वो एज की उस तरफ जा रहे हैं कि उनको खुद भी इस चीज़ों का फैसला करना पड़ेगा कि आया वो T20 खेलना चाहते हैं या ODI खेलना चाहते हैं। आप ये चीज़ों से आप उनको अब सोचना पड़ेगा कि वो उस पॉइंट पे पहुंच चुके होंगे जहाँ पे नॉर्मली लोग रिटायरमेंट लेते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या मोहम्मद आमिर को फ्यूचर में कम बैक करते हुए देख रहे हैं कि नहीं? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, एक तो उसकी पेस कम हो गई। अच्छा। और जो उसका एक डर था अपोजिशन के लिए, कोई बैट्समैन अगर मुझे कोई बॉलिंग करता है तो मेरा एक बॉलर का जो नाम होता है या उसकी जो इन फॉर्म उनकी जो होता है, तो उसका एक मेरे अंदर एक डर होता है, तो वो डर निकल चुका हुआ है। आमिर का बैट्समैनों के ऊपर जो एक हवा था या डर था वो ख़त्म हो चुका हुआ। जो मैं समझता हूँ कि उसको अब इस चीज़ के लिए भी सोचना पड़ेगा, अगर उसने रिटायरमेंट ली है तो उसको स्टिक रहना चाहिए। अभी हमने एक रिसेंटली स्टेटमेंट देखी कि वसीम खान जो हमारे CEO हैं PCB के, वो उनको वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह भी हुई बिल्कुल मुलाकात हुई, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप पीछे पड़ के किसी को कम बैक करवाएं और उसकी परफॉर्मेंस के बगैर करवाएं। आए डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, अपनी फिटनेस शो करे, अपनी जो स्पेस है उसको इम्प्रूव करे, उसके बाद क्लेम करे कि आई वांट टू बी प्ले फॉर दिस नेशन। तो फिर सिलेक्टर को सोचना चाहिए कि अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इस तरह नहीं कि आप खुलेआम सरेआम आए, वापस आए, जब दिल किया रिटायरमेंट लिए, जब दिल किया आप टीम में आ गए, इस तरह नहीं, क्योंकि इससे टीम का मोराल भी ख़राब होता है और दूसरों को शय भी मिलती है कि हम भी अगर इस तरह का रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है हम भी कम बैक कर सकें। अब जिस तरह शर्जील ने कम बैक किया, जितनी उसकी फिटनेस है, अगर वो कराची में ना खेल रहा होता उसके लिए मुश्किल होता, क्योंकि वसीम अकरम उधर बैठा हुआ है, आपका जो कप्तान है बाबर आजम, जब आप कप्तान के सामने परफॉर्म करते हैं तो फिर आपके टीम में कम बैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपकी जो फिटनेस लेवल है वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको छुपा नहीं सकते। जब से हसन अली है आपकी टीम एनर्जेटिक हो गई, क्योंकि वो एक सडन एनर्जी ले गया है टीम में, और एनर्जी के साथ उसने डिलीवर किया बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। अगर आप साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टूर देखें, 8-8, 10-10 ओवर करने के बाद उसने फील्डिंग में ड्राइव्स भी मारी और रन आउट भी किए हैं। तो वो एनर्जी को देखते हुए वो एनर्जी कन्वर्ट हुई रिजवान में। ठीक है। और ये दो ऐसे प्लेयर एनर्जी मेरे ख्याल से बाकी सब खिलाड़ियों में भी होनी चाहिए। नहीं, नो डाउट, लेकिन आपको दो ऐसे प्लेयर मिले जिसने पूरी टीम को उठा दिया, बिल्कुल ऐसे ही बूस्ट अप कर दिया उनकी एनर्जी को भी। मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। क्रिकेट के बारे में जनाब हम बात कर रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इंग्लैंड की सरजमीन पर क्या बनता है, जीत और हार का सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। अल्लाह।